तो देखो बेलमेंट किसको कहते हैं, पहले एग्जाम्पल से इसको समझेंगे फिर डेफिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे एक आदमी है ए और एक दूसरा इंडिविजुअल है, आदमी है, पर्सन है बी। ए अपनी स्कूटर बी को देता है, रखने के लिए, ठीक है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या मान लो रिपेयर के लिए। और बी रिपेयर करके रख के 5 दिन के बाद ए को रिटर्न कर देगा। तो इस फेनोमेनन को हम बेलमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पर्सन यानी कि ए ऑब्जेक्ट को, गुड्स को दूसरे पर्सन्स को देता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होगा। और जब वो स्पेसिफिक पर्पस समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये दूसरा पर्सन उस सामान को ए को रिटर्न कर देता है, या फिर ए के दिशा निर्देश पे, ए के डायरेक्शंस के ऊपर बी उस सामान को डिस्पोज कर देता है। ओके, तो इस पूरी फेनोमेना को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बेलमेंट कहते हैं। तो यहाँ बेलमेंट में ए जो है यानी जो सामान देता है, जो गिवर है, और जो सामान लेता है ना, ये दो पार्टीज हैं, करेक्ट। तो यानी जो सामान की डिलीवरी करता है वो भी एक पार्टी है, और जो सामान को रिसीव करता है वो भी एक पार्टी है। तो जो सामान को डिलीवर करता है, देता है, उसको बोलते हैं बेलर, उसको बोलते हैं बेलर। और जो सामान रिसीव करता है उसको बोलते हैं बेली। ओके, तो और ये जो फेनोमेना है ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके तहत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ अधिकार मिलते हैं बेलर को, कुछ राइट्स यानी अधिकार मिलते हैं बेली को, कुछ ड्यूटीज होती है बेलर की, यानी कुछ कर्तव्य होती है बेलर की, और कुछ कर्तव्य होती है बेली की, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ओके, तो मान लो तुम्हारे पास कुछ पैसा है, ए के पास कुछ पैसा है, करेंसी नोट्स है ना, 5,000 रुपए है। ए ने बैंक में डाला, बी बैंक में डाला, तो क्या बी बैंक ए को रिटर्न करेगा सेम नोट्स स्पेसिफिक पर्पस के बाद? तो इसका आंसर है सेम नोट तो रिटर्न नहीं करेगा, उसी वैल्यू की चीजें दे सकता है किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में भी, ठीक है। तो इस केस में जो करेंसी नोट्स है ना, वो गुड्स के अंदर नहीं आता है, यानी ये बेलमेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो करेंसी नोट्स है ना, उसको जब आप बैंक में रखते हो तो वो बेलमेंट के अंदर नहीं हो आता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में कहा गया है कि करेंसी नोट्स यानी मनी वो गुड्स नहीं है, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी वगैरह, गहने वगैरह बैंक में रखोगे, लॉकर में, तो क्या ये बेलमेंट है? तो ये भी बेलमेंट नहीं है। ओके, क्योंकि आपने जो ज्वेलरी की पोजीशंस है वो अपने पास ही रखी हुई है, लॉकर की चाबी आपके पास ही है, बैंक सिर्फ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। जबकि अगर आप ज्वेलरी किसी पर्सन को दोगे, किसी खास आदमी को, उसके पास रखी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, यानी वो उसकी देखभाल कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है, उसको बोलते हैं बेलमेंट। तो यहाँ पे ये बेलमेंट नहीं है।
तो अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग एसेंशियल एलिमेंट्स, एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। ओके, तो पहला चीज क्या होनी चाहिए बेलमेंट्स होने के लिए? डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स ये होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है? पर्पस। तो क्या होगी? स्पेसिफिक पर्पस। आपने गुड्स की जो डिलीवरी की है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए की है, हमेशा के लिए नहीं की है। तीसरा एलिमेंट्स क्या होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स। और चौथा एलिमेंट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट, समझौता। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? समझौता। यानी बेलर और बेली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब इस पर्पस कंप्लीट हो जाए तो बेली को बेलर को सामान रिटर्न करना होगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए, नॉन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स बेलर बेली को देगा और बेलर बेली को गुड देता है इस केस में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक अपने फ्रेंड्स को दी है 2 दिन के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है? तो क्या करेगा आपका फ्रेंड्स? उस बुक को 1 दिन के लिए भाड़े पे नहीं लगा सकता, रेंट पे नहीं डाल सकता, या किसी और को नहीं दे सकता। उसका मेन काम होगा उस बुक को पढ़ना और पढ़ने के बाद रिटर्न करना। ये जो है बेलमेंट है। तो देखो, मान लो राहुल नाम का एक आदमी है, उसने श्याम को 2 दिन के लिए साइकिल दे दी, है ना? और इसके लिए वो पैसा नहीं ले रहा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट। समझ में आ गया? मतलब जब भी कोई इंडिविजुअल या पर्सन किसी भी सामान को बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के दूसरे को देता है तो उसे ग्रेचुअस बेलमेंट बोलेंगे। करेक्ट? यानी एक आदमी गुड्स की डिलीवरी करेगा किसी खास पर्पस के लिए दूसरे को बिना किसी रेंट के, चार्ज के, तो उसको बोलेंगे ग्रेचुअस बेलमेंट। ओके, अब लर्न करेंगे न्यू वर्ड, इसको कहते हैं प्लेज। ओके, मान लो ए और यहाँ है बी। बी से ए कुछ पैसा लेगा और बदले में अपनी जमीन गिरवी रखेगा, लैंड को बी के पास गिरवी रखेगा। तो इसको प्लेज बोलते हैं। समझ में आया? तो जब किसी सामान को, किसी गुड्स को लोन या डेट की सिक्योरिटी के रूप में आप दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेज। या आपको चाहिए 50,000 रुपीज, आपने ज्वेलरी क्या कर दी? गिरवी रख दी। ठीक है? तो इसी को कहते हैं प्लेज। क्लियर हो? तो आप ज्वेलरी दे रहे हो बी को, क्लियर हो, लेकिन आप पैसे ले रहे हो। ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लेज कहेंगे। और आप ज्वेलरी क्यों दे रहे हो? सिक्योरिटी के लिए, यानी बी सिक्योर हो जाए। अगर ए ने पैसे नहीं भी दिया, वो रिटर्न नहीं भी किया बी को, तो बी ज्वेलरी को का यूज करके पैसे उतनी रिकवर कर सकता है। ओके, तो ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 172 में दिया हुआ है प्लेज के बारे में। ओके,
मान लो राम ने बैंक से लोन लिया और सोने की चेन सिक्योरिटी के रूप में रख दी। तो यह क्या है? यह एक प्लेज है। अब प्लेज में भी दो पार्टी होती है। एक को बोलते हैं पॉनर, पॉनर, और दूसरे को बोलते हैं पॉनी, पॉनी। जो इंडिविजुअल गुड्स सिक्योरिटी के रूप में देता है उसको बोलते हैं पॉनर, है ना, डिलीवरी करने वाला, देने वाला, डिलीवर करने वाला। और जो सिक्योरिटी के रूप में रखता है सामान उसको क्या बोलते हैं? पॉनी। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं, जो रिसीव करता है, रिसीवर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉनी। हमारे एग्जाम्पल के केस में बैंक जो होगा वो हो जाएगा पौनी, और राम श्याम जो भी गोल्ड चेन गिरवी रखेगा उसको बोलेंगे पॉनर। तो यहाँ जो प्लेज है वो स्पेशल टाइप है बेलमेंट का। बेलमेंट का ही क्या हो गया? स्पेशल काइंड है, स्पेशल टाइप है, स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। ओके, तो अब आ जाओ ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो पहला, जब बेलर सामान को बेली को सौंपने वाला है, डिलीवर करने वाला है, तो डिलीवर करने से पहले बेलर को बताना होगा कि सामान में क्या क्या खराबी है। यानी बेलर खराबी को, डिफेक्ट को छुपा के नहीं रख सकता है। ओके, और तो पहला ड्यूटी क्या है बेलर का? डिस्क्लोज, डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। अब आ जाओ दूसरी, अगर बेलर जो बेलमेंट करता है, यानी बेलमेंट जो है वो ग्रेचुअस है यानी फ्री वाला है, तो एक्स्ट्रा खर्च जो है वो हमेशा बेलर उठाएगा। यानी ओके, तो बेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना कुत्ता, डॉग 2 घंटे या 3 घंटे के लिए किसी को हैंड ओवर किया, डिलीवर किया कि आप मेरा डॉग रखो, और वो मान जाता है फ्री में ही रखने को। लेकिन डॉग बीमार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे, मेडिसिन वगैरह एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएंगे, तो ये एक्सपेंसेस आपको नहीं भरनी है, ये बेलर भरेगा, यानी जिसने डॉग दिया है वो भरेगा। ओके, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसको कौन बेयर करेगा? बेलर। अब तीसरा जो ड्यूटी है बेलर का वो है इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई बेली। फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम को बाइक देता है 5 दिन के लिए, ठीक है, लेकिन जब श्याम बाइक चला रहा होता है मार्केट में तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और कहती है ये बाइक चोरी का है, और कानूनी दाव पेच, पुलिस वगैरह में काफी खर्च आते हैं, इमोशनली भी टोल आता है। इन सब को, यानी इन सब से जो लॉस होगा उसको कॉम्पेंसेट करेगा बेलर, यानी जिसकी प्रॉपर्टी थी। अगर आप चोरी का सामान बेचते हो, मान लो जो बाइक आपने दिया था वो चोरी की थी और वो बेली पकड़ा गया, तो जो कंपेंसेशन होगा वो बेली नहीं भरेगा, वो बेलर को भरना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट, और बेलर की ये ड्यूटी भी है कि वो अपना सामान सही समय पे वापस मांग के लेके आए। याद रखना, यहाँ इंडेमनीफाई का मतलब है क्षतिपूर्ति जो हुई है उसको कंपेंसेट करना, क्षति जो हुई है उसको कंपेंसेट करना, जो लॉस हुआ। तो अब बेलर के अधिकार क्या क्या हैं? पहले तो कर्तव्य हमने डिस्कस किया, और अधिकार, काम पूरा होने के बाद गुड्स वापस लेने का अधिकार है, राइट्स है बेलर के पास। सेकंड, अगर बेली ने गलती से सामान खराब कर दिया, गुड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बेलर जो है कंपनसेशन मांग सकता है। एग्जाम्पल, आपने बाइक रखने दी, इलेक्ट्रिक बाइक है, और आपने रखने दी अपने दोस्त को, दोस्त ने बाहर बाइक छोड़ दी और बहुत ज़्यादा बारिश आया, बाइक खराब हो गया, तो उस केस में आपके दोस्त को पैसे देने होंगे आपको। ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप अपने दोस्त से पैसे मांग सकते हो। तीसरा, राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट, अगर बेली गलत यूज करे तो बेलमेंट जो है खत्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रक दिया अपने दोस्त को 4 दिन के लिए रखने के लिए, अब वो उस ट्रक में कीचड़ डाले या ड्रग्स की तस्करी करना शुरू कर दे, कुछ गलत काम करना शुरू कर दे, तो जो आप नहीं चाहते, जिसके लिए आपने नहीं दिया है, आप तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देंगे ना, तो उस केस में आप बेलमेंट उसी समय खत्म कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और अपनी व्हीकल वापस मांग सकते हैं, अपनी चीजें, गुड्स वापस मांग सकते हैं। चौथा है क्लेम एक्रीसन। इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक कार दी है 1 महीने के लिए अपने दोस्त को, ताकि वो 1 महीने इस कार को चढ़े अपनी निजी, अपने प्राइवेट काम के लिए, लेकिन आपका दोस्त उसको टैक्सी बना देता है और पैसे कमाना उससे स्टार्ट करता है 1 महीने के लिए, तो जो भी पैसा आपका दोस्त कमाएगा आप उससे मांग सकते हो, यह कह के कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए कार नहीं दी थी। यानी उस सामान से जितनी भी इनकम होगी वो आपकी होगी, ओनर की होगी, बेलर की होगी, बेली की नहीं होगी। ओके, अब ड्यूटीज ऑफ बेली, यानी बेली का क्या कर्तव्य होगा। सामान लेने के बाद बेली को सामान की रीजनेबल केयर करनी होगी, अच्छे से देखभाल करनी होगी, है ना। गैराज ऑनर अगर एक कार लेता है बेलर से, तो उस कार की उसे अच्छे से केयर करनी होगी। सेकंड, जो बेली है जिसने सामान लिया है, वो सामान को ऑथराइज्ड यूज ही कर सकता है, यानी जिस पर्पस के लिए सामान दिया गया है उस वही काम करेगा। जैसे आपने एक कार दिया है एक गैराज में ठीक करने को, तो वो गैराज वाला कार को ठीक करेगा, अपने मन से कार की पेंट नहीं बदल देगा और आपको कहेगा ये पेंट अच्छा है ना, उसकी पेंटिंग वेंटिंग वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जितना ऑथराइज्ड काम है उतना ही वो करेगा। तीसरा, बेली की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो अपने सामान के साथ बेलर का सामान मिक्स नहीं कर सकता। समझ में आया। चौथा, बेली की ये भी ड्यूटी है कि काम पूरा होने के बाद, पर्पस खत्म होने के बाद, उसको सामान, गुड्स बेलर को रिटर्न करना है। मान लो बेलर जो सामान देता है वो डिफेक्टिव देता है और बताता नहीं है, इससे बेली का नुकसान हो जाए या हो जाएगा, तो बेली क्या करेगा, नुकसान होने के बाद कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बेलर से। ओके,
फिर रिकवर एक्सपेंस। बेलर का सामान रखने में, गुड्स रखने में जो खर्च आएगा, जो एक्सपेंसेस आएंगे, वो एक्सपेंस बेलर को पे करना होगा और बेली ये डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। राइट टू लियन। अगर बेली सामान रखने में कुछ खर्च करता है और वो पैसा मांगता है बेलर से, बेलर पैसा नहीं देता है, तो बेली उस सामान को अपने पास ही रख सकता है तब तक जब तक पैसा ना दे। इसको बोलते हैं राइट टू लियन। चौथा, राइट टू सू थर्ड पार्टी। अब ये बहुत ही मजेदार है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति सामान को नुकसान पहुंचाए बेलर बेली के अलावा, तो बेली केस कर सकता है, कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है ना। जैसे आपने एक कार बेलर से लिया और कोई ड्रंक आदमी आया, पूरा कार तोड़ दिया, कांच तोड़ दी, तो आप क्या कर सकते हो, उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस दायर कर सकते हो। ओके। डिलीवरी टू एनी जॉइंट बेलर्स। अगर बेलर्स एक से ज्यादा हैं, यानी पार्टीज जो हैं, यानी ओनर जो है एक ही नहीं है, दो तीन है, तो आप किसी भी एक को सामान डिलीवर कर सकते हो। यानी बेली जो है तीन में से किसी भी एक व्यक्ति को सामान दे सकता है, यानी को ओनर में से, को बेलर में से किसी भी एक को सामान दे सकता है। तो चलो, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, यानी बेलमेंट कब खत्म होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का कब खत्म होगा, उसके कुछ कारण है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला है ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी बेलर बेली को सामान देता है एक निर्धारित समय के लिए कि इस समय तक आप सामान रख सकते हो। अगर वो समय पूरा हो जाए तो क्या होगी, बेलमेंट खत्म हो जाएगी, यानी बेली को सामान रिटर्न करना होगा। अब है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, यानी बेलर बेली को सामान देता है एक निर्धारित समय के लिए, एक स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए, और इसके बीच ही अगर पर्पस खत्म हो जाए, पर्पस फिनिश हो जाए, स्पेसिफिक पर्पस, तो भी बेली क्या कर सकता है, बेलर को सामान रिटर्न कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। तीसरा, डूइंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट। ये बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब अगर बेली बिना परमिशन के सामान का गलत यूज करे, यानी ऐसा यूज करे जिसको बेली ने परमिट, बेलर ने परमिट नहीं किया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। जैसे कि बाइक रिपेयर के लिए दी और मैकेनिक क्या करता है, उस बाइक को लेके टूर पे निकल जाता है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। ग्रेचुअस बेलमेंट, ये कभी भी खत्म हो सकती है, समझ में आया। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, जब चाहे बेलर इसको खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशंस नहीं होती, इसमें कोई पैसे की लेन देन नहीं होती। बाय डेथ, बेलर बेली में से किसी की डेथ हो जाए तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर सामान ही डिस्ट्रॉय हो जाए, यूज करने के लायक ना रह जाए, तो बेलमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे स्टोरेज में आपने फर्नीचर रखने को दिया और आग लग जाए, तो सामान ही क्या होगी, खत्म हो गई ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार की बेलमेंट नहीं रह जाएगी। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, यानी फ्री की बेलमेंट है, और बेलर या बेली की डेथ हो जाए, तो बेलमेंट उसी समय खत्म हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। टर्मिनेशन बाय नोटिस और डिमांड ऑफ रिटर्न, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, बेलर कभी सामान वापस मांग सकता है, कभी भी, और कभी भी क्या हो सकता है, बेलमेंट खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। अब न्यू टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जब किसी व्यक्ति को, जब किसी इंडिविजुअल को किसी दूसरे की खोई हुई गुड्स मिलती है और वह
उसे अपने पास रखता है तो उसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कहते हैं। यानी बी की घड़ी गुम हो गई, ए को मिली और वो अपने पास रखा, तो ए यहाँ पे क्या है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है। अब कानून कहता है, लॉ कहता है कि फाइंडर की पोजीशंस जो है वो ऑटोमेटिक बेली की पोजीशन हो जाती है। ये क्या ऑटोमेटिक बन जाता है, बेली बन जाता है। ओके, यानी उसको सामान को अच्छे से रखना होगा और अगर ऑनर मिल गया तो रिटर्न करना पड़ सकता है। ओके, तो अभी क्या क्या ड्यूटी है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की वो देखो। तो पहला तो जो सामान मिला है, जो गुड्स मिला है, उसका ठीक ठाक देखभाल करेगा, रीजनेबल केयर करेगा। इस सामान का यूज पर्सनल पर्पस के लिए वो नहीं करेगा, यानी ये जो गुड्स मिला है, उसने जो पाया है, उसका यूज वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं करेगा। और कोशिश करेगा, एफर्ट्स करेगा, ये भी इसकी ड्यूटी है कि जो रियल ऑनर है जो उसको ये सामान वापस करे। जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, जिसको सामान मिला है, वो अपने सामान के साथ ये मिला हुआ सामान मिक्स भी नहीं कर सकता है। अब इसके कुछ अधिकार भी होंगे, ये तो इसकी ड्यूटी हो गई ना फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के। अब इसके अधिकार क्या है कि सामान रखने में जो एक्सपेंसेस आए हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को, वो एक्सपेंसेस वो रिकवर करेगा ओरिजिनल मालिक से, ओनर से। अगर नहीं देगा तो तब तक वो सामान अपने पास रख सकता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लियन। तो इसके पास राइट ऑफ लियन है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास क्या क्या राइट है, राइट्स क्या क्या है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास? पहला, राइट ऑफ लियन, यानी जो एक्सपेंसेस आए हैं, जो खर्चे आए हैं, जब तक उसको ये मिल ना जाए ये सामान वापस नहीं करेगा ओरिजिनल मालिक को। ठीक है। राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस के लिए वो क्लेम कर सकता है, एक्सपेंसेस मांग सकता है। राइट टू सू फॉर रिवार्ड, अगर ओनर ने अनाउंस कर रखा है कि जो भी मेरा सामान वापस लौटाएगा उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो और वो जब मिलने के बाद देता नहीं है तो फाइंडर के पास ये राइट है, ओके, कि वो जाके केस कर दे, मुकदमा दायर कर दे। चौथा, राइट टू सेल गुड्स, अगर सामान खराब होने वाली है तो फाइंडर क्या कर सकता है, उस सामान को बेच सकता है। ठीक है। मान लो ट्रक से सब्जी जा रही है और सब्जी गिर गई, मुझे सब्जी मिला। अब सब्जी तो पेरिसेबल आइटम्स है ना, ठीक है, तो अब ये खराब होना शुरू होगा तो मैं उसे बेच सकता हूं। क्लियर। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में फाइंडर जो है सामान को बेच सकता है अगर ओनर नहीं मिले और गुड्स जल्दी खराब होने वाली है, या गुड्स की वैल्यू 2/3 तक पहुंच जाए जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब देखो, लियन का मतलब होता है कि सामान या बिलोंगिंग को तब तक अपने पास रखना जब तक कि उसके ऊपर की एक्सपेंसेस रिकवर ना हो जाए। ओके, जैसे मुझसे किसी ने पैसा लिया है ना, तो मैं उसका कुछ सामान अपने पास रखूंगा सिक्योरिटी के तौर पर, और ये तब तक मैं रखूंगा जब तक वो पूरा पैसा दे ना दे। ओके, तो इसको बोलते हैं लियन। अब लियन दो टाइप की होती है, एक होता है जनरल लियन, दूसरा होता है पर्टिकुलर लियन। अब इसको एग्जांपल से समझो, पहले पर्टिकुलर समझो। तो ये ए है
और ये बी है। ए से बी पैसा लेता है 50 रुपए, ठीक है, साइकिल रिपेयर करने के लिए। फिर लेता है 5,000 रुपए, करेक्ट। और तब ये इसको घड़ी देता है गिरवी रखने के लिए, 5,000 जब लेता है तब। तो पर्टिकुलर लियन क्या कहता है कि जब बी ए को 5,000 रिटर्न करेगा तो ए उसको घड़ी दे देगा वापस। ये है पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन क्या कहता है, जब बी ए को सारा पैसा यानी 5,000 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, और 50 रुपए भी रिटर्न करेगा, यानी सारा पैसा रिटर्न करेगा, तब ए बी को घड़ी देगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ओके, एक और एग्जांपल के साथ हम टैकल करते हैं इसको। देखो, यहाँ ए है और बी है। अब ए बी को 50 रुपए देता है, 50 रुपए देता है, कई बार छोटी छोटी रकम देता है ना, और ये छोटी छोटी रकम मिलके मान लो 5,000 हो जाती है। और एक बार बड़ी रकम देता है 50,000, ओके। और इसके लिए बी गिरवी रख देता है गोल्ड चेन। क्लियर? तो अब पर्टिकुलर लियन के केस में क्या होगा, बी 50,000 वापस करेगा और गोल्ड चेन उसको मिल जाएगी। लेकिन जनरल लियन के केस में क्या होगा, बी 50,000 तो करेगा ही करेगा, और ये छोटे छोटे जो इसने 5,000 ले रखे वो सब रिटर्न करेगा, तो सारा का सारा रिटर्न के बाद गोल्ड चेन इसको वापस मिलेगी। तो ये डिफरेंस है जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन में। ओके, तो पर्टिकुलर लियन क्या होता है, जब स्पेसिफिक गुड्स पर किए गए काम के बदले पेमेंट ना मिले तो उस गुड्स को रोकने का अधिकार है। एग्जाम्पल, राम ने अपनी कार मैकेनिक को रिपेयर के लिए दी। राम ने अपनी कार मैकेनिक को रिपेयर के लिए दे दी। मैकेनिक ने रिपेयर कर दिया, लेकिन राम ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो मैकेनिक कार को अपने पास रोक के रख सकता है। ये क्या है, पर्टिकुलर लियन है। अब जनरल लियन देखो, जनरल लियन में क्या होता है, अगर आपने बैंक से 2 लोन्स लिए हैं और एक लॉकर में गोल्ड रखा है, बैंक आपको गोल्ड तभी रिटर्न करेगा जब आप उसके टोटल पैसे वापस कर दे, दोनों लोन्स के। तो इसको बोलते हैं जनरल लियन। अब याद रखना, प्लेज को डिस्कस किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 171 से लेके सेक्शन 181 तक। क्लियर? अब हम डील करेंगे ड्यूटीज ऑफ पॉनर को। तो पहला, पे डेट। पॉनर का कर्तव्य है कि वह लिया गया लोन वापस करे, जो भी डेट वो लेता है उसको वापस करे पौनी को। इंडेमनीफाई पौनी, अगर पौनी की कुछ क्षतिपूर्ति हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, पॉनर करेगा। करेक्ट? ओके। अगर पॉनर उस गुड्स को असली ऑनर नहीं, फॉर एग्जाम्पल, पॉनर एक गोल्ड चेन गिरवी रखता है एक व्यक्ति के पास, लेकिन वो गोल्ड चेन उसका नहीं था, उसने किसी से छीना होगा, चुराया होगा, यानी असली ऑनर नहीं है गोल्ड चेन का, है ना। तो पौनी को क्या हो जाएगा, लॉस हो सकता है। तो ये लॉस को इंडेमनीफाई कौन करेगा, पॉनर, ठीक है। कंपेंसेट कौन करेगा, पॉनर। पॉनर का ये कर्तव्य है सही टाइम पे डेट्स चुका के अपना सामान छुड़ाना, ठीक है। अगर सामान में कोई फॉल्ट्स है,
तो ये पहले ही डिस्क्लोज करना होगा, छुपा के वो नहीं रख सकता। यानी पॉनर का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि जो भी सामान में फॉल्ट्स हैं वो पहले से बता दें। अगर सामान रखने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च आए, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए, तो इस एक्सपेंसेस को भी भरेगा कौन? पॉनर भरेगा। अब देखो पौनी का ड्यूटी क्या हो सकता है। पहला तो होगा वो सामान की अच्छे से देखभाल करे, यानी रीजनेबल केयर हो जाएगा, रीजनेबल केयर। ओके। दूसरा ड्यूटी उसका क्या हो सकता है? अनऑथराइज्ड यूज ना करें, अनऑथराइज्ड यूज ना करें, यानी सिर्फ रखने के लिए दिया है तो रखे, पर्सनल यूज ना करने लगे। मिक्स ना करे, सामान को जो है वो मिक्स ना करे अपने सामान के साथ। और पेमेंट के बाद सामान को रिटर्न कर दे उसी हालत में जिस हालत में उसको मिला था। सामान जो गिरवी रखा है इससे प्रॉफिट कमाना स्टार्ट ना कर दे, कुछ कमाई शुरू ना कर दे। अगर कमाई इसने किया तो एक्स्ट्रा कमाई इसको पॉनर को देना पड़ेगा, खुद नहीं रख सकता। करेक्ट। अगर इसने सामान बेचा, मान लो पॉनर ने डेट नहीं दे पाया और सामान अच्छे कीमत पे बिकी, तो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो पॉनर को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके। देखो पौनी के क्या क्या अधिकार है। पौनी तब तक सामान को अपने पास रख सकता है जब तक उसको पूरी की पूरी डेट रिटर्न ना मिल जाए, यानी पूरे पैसे मिल ना जाए। ओके। और सामान के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा खर्च रखने में हुआ है वो भी वो पॉनर से वसूल ना ले। वो पॉनर को सू कर सकता है, यानी मुकदमा दायर कर सकता है डेट के लिए। अगर डेट उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या कर सकता है? सू कर सकता है, राइट टू सू उसके पास है। अगर डिफॉल्ट हो जाए, यानी पॉनर पैसे ना दे पाए सही समय पे, तो उसके पास राइट टू सेल भी है, यानी वो सामान को बेच के अपना पैसा वापस रिकवर कर सकता है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, यानी जो पैसे उसने दिए हैं उस पे ब्याज वसूल सकता है। ओके। तो यही थे राइट ऑफ पॉनी।